बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर में डेंगू ख़तरनाक हद तक फैल रहा है, सो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको रिमाइंड कराने का मकसद ये होता है कि आप भूलें ना। ये छोटी सी कोताही और इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आज शहर में चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाले से भी जुलूस निकाला गया है। मरकज़ी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा हैं। दूसरी जानिब दाता की नगरी में दाता का मेला भी सजा है और आज तीसरा और आखिरी रोज़ है उस तकरीबात का। सो दोनों जो हैं आपको बराह रास्त मनाज़र भी दिखाएंगे। दाता साहब उसके हवाले से इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, आगे चल के हम प्रोग्राम में आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आज अहम खबरों से करना है। आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला खान सुंबुल वफात पा गए। नमाज जनाजा आज असर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। दोनों मंसूबों को 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला जिंदा दिलाने लाहौर की सहूलत के लिए 2 नए मंसूबों का आगाज। आईजी ने डॉल्फिन फोर्स की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। पेट्रोलिंग करने वाली डॉल्फिन फोर्स खुद मुश्किलात का शिकार। महकमा एक्साइज का 18 साल पुराना मोटर ब्रांच का डिजिटल सिस्टम तब्दील। सो खबरें आप जान चुके हैं। ख़बरों का हमने बाकायदा आगाज़ करना है और हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। इंतहाई अफसोसनाक खबर और क्योंकि पर्सनली आप जिन लोगों को जानते हैं, जिनसे आप मिले होते हैं, यकीन नहीं आता। और एकदम से ये खबर जब कल पता चली तो आप यकीन माने नाज़रीन कि एकदम शॉकिंग न्यूज़ जो होती है। अब्दुल्ला खान सुंबुल साहब जो कि चीफ सेक्रेटरी के तौर पे भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, शहर में एज ए कमिश्नर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। सो ये वो लोग होते हैं, क्योंकि हम टेलीफोन लाइन पर अपने प्रोग्राम्स में अपने दफ्तर इन्हें इनवाइट करते रहते हैं, तो हमारे लिए ये फैमिली की तरह लोग हो जाते हैं। सो इंतहाई नफीस इंसान थे, जितनी तारीफ़ की जाए मेरे ख्याल से उनकी कम है। पर ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। क्या कह सकते हैं, बस उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे और अब्दुल्ला खान सुंबुल साहब जो हैं उनकी मग़फ़िरत हो, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमिर भाई। हाँ, एक अच्छा नफीस इंसान और ओल्ड रावी, और मैं आपको बताऊँ मेरी इनसे मुलाकात भी रही जब ये सूबाई वज़ीर इत्तलात थे। तो हम क्योंकि उस वक्त यूनियन में थे, तो PUJ के हवाले से जो भी मिसाइल होते थे हम उनके साथ डिस्कस किया करते थे। बहुत ही नफीस इंसान और एक गायबाना मुलाकात तकरीबन रोज़ होती है मेरी इनके साथ। वो उसकी वजह यह है कि बेगम क्योंकि लाहौर यूनिवर्सिटी में होती, जब मैं उनको ड्रॉप करने जाता हूँ, जहाँ मैं ड्रॉप करता हूँ उसके बिल्कुल सामने जो स्कूल है उसका इफ्तिताह अब्दुल्ला खान सुंबुल ने किया। जब मैं गाड़ी टर्न करने लगता हूँ तो नेम प्लेट जो है मेरे सामने आ जाती है। तो मुझे उनकी शख्सियत और वो रोज़ाना की ये बात है, ये नहीं है कि आज उनकी रखलत हो गई और वो उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरी रोज़ाना एक वो जो मुलाकातें इनसे रही सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो सामने आ जाती हैं। और जिस तरह से वो नफीस इंसान थे, जिस तरह से बोलते थे, जिस तरह से चलते थे, मैं तो अब कल जब मैं ये शॉकिंग न्यूज़ मुझे बताई गई तो मैं खुद शॉक्ड हो गया और मैंने समझा कि ये गलत है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूँ कि कितना फिट आदमी, कितना ज़हीन आदमी और एक कितना अच्छा लाहौर से प्यार करने वाला बंदा, जिसने लाहौर में बहुत सारी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, उसकी इस तरह से रखलत हो गई। फैमिली ही ब्यूरोक्रेसी में है और सारे इनके जो है ये सिलसिला जो है ब्यूरोक्रेसी का इनमें शामिल है। लेकिन ये जिस तरह के नफीस इंसान थे, इस तरह के बहुत कम ब्यूरोक्रेट होते हैं। बिलाशुबा आपने ठीक कहा। और देखिए मुलाकात रही तो मुझे पता है, बस ये चीज़ें याद रह जाती हैं। किसी का इखलाक, किसी की शख्सियत दुनिया से तो हर किसी ने जाने, लेकिन अपना कुछ इस तरह का बंदा करके जाए कि उसको हमेशा अच्छे अल्फाज थे ना मुस्कुरा के। जब भी मुलाकात हुई है कभी हमने नहीं देखा कि उनमें कोई ब्यूरोक्रेटिक जो एक आप ये समझ लें कि मसनूई किस्म की चेहरे पे करवाहट और इस तरह की चीज़ें होती हैं,
उस तरह कभी इनके चेहरे पे नहीं दिखे, बड़े सॉफ्ट, बड़े पोलाइट, हम्बल, जब भी मिले बड़े प्यार से मिले। हालांकि मेरा उनके साथ इतना नहीं था, लेकिन जब भी कभी मुलाकात हुई तो उन्होंने शाही साहब करके बुलाना, बड़े प्यार से मिलना है, बड़ी इज़्ज़त देनी। कई लोग होते हैं जिनका यकीन ही नहीं होता। तो कल जब ये खबर पड़ी तो मैं पढ़ा था, मैं समझ रहा था कि वैसे ही कोई बात चल रही है, लेकिन जब मैंने इसको खोल के पूरी खबर पढ़ी तो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग थी कि बिल्कुल वो अभी क्रिकेट भी खेलते थे, हमने देखा स्पोर्ट्स की सरगर्मी में प्रॉपरली वो हिस्सा लेते थे। कोई उनको ऐसा लगता नहीं था कि कोई उनको डिप्रेशन हो, कोई बीमारी हो, कोई इस तरह का मामला हो। खबर में फूड पॉइजनिंग का है, मुझे उसकी भी समझ नहीं आई। हाँ। उसकी समझ नहीं आई, लेकिन लेकिन ये अल्लाह ताला ने वो दिन मुकर्रर किया है, बहाने रखे हैं, कोई भी तो वक्त मुकर्रर है। ऐसे ही है। उनकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए, और अब्दुल्ला खान सोबल के लिए दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन्हें बुलंद दर्जा जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। अगली खबर की तरफ चलेंगे। कल निगरान वज़ीर आला हमें ख़ास से एक्टिव नज़र आए। मैंने तो जितने शहर में इवेंट्स चल रहे थे वहाँ पे भी उनको देखा, और फिर इसके साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। जी हमने देखा जी 2 मंसूबों का उन्होंने संग बुनियाद भी रखा। सो पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह से एक्टिव रहें और अच्छे अच्छे काम करते रहें जिनका लाहौरियों को फ़ायदा पहुँचे। दोनों मंसूबों को 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा, और लाहौरियों की सहूलत के लिए 2 नए मंसूबे शुरू किए गए हैं। कितने अहम मंसूबे हैं और क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो बहुत होगा, क्योंकि आपकी अब बेशुमार आबादी जो है डिफेंस की तरफ मुंतकिल होगी शहर से, यानी गुलबर्ग से भी अगर आपको डिफेंस जाना है तो ये कैवलरी ग्राउंड और घोड़ा चौक और डिफेंस मोड़ जो है ये एक अज़ाबे जहाँ है। बिल्कुल। और यहाँ से अगर ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनता है, एक अंडरपास बनेगा, एक ओवरहेड ब्रिज बनेगा, तो लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। ये तो इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। और ये अवामी फलाह का मनसूबा है, इसमें ना सिर्फ अवामी फलाह है, मुल्की फलाह भी है। और ये मैं हमेशा बात कहता हूँ कि अगर आप अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतर करेंगे, अगर आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाते चले जाएंगे, तो आपके पेट्रोल की, जो कि हम बाहर से मंगवाते हैं, हम पेट्रोल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है, तो हम डॉलर्स में ये मंगाते हैं, और उसकी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी हम पे करते हैं, वो उसकी कितनी बचत होगी। जिस तरह से अब ये पीको रोड बन रहा है, और ये अगर बन जाए तो कितनी बचत होगी। सारा शहर अल्लाह करे सब्जाजार भी बन जाए, लेकिन वो गरीबों की बस्ती है, वहाँ पे काम कोई नहीं होगा। भाई साहब हंसते रहे आप, क्योंकि आप गुर्बत पे हंस रहे हैं। आप सब्जाजार पे, खारक नाले पे। अब मेरा आपसे प्रॉमिस रहा है, अब जब मेरी मुलाकात होगी मुल्तान रोड पे, देखिए मुल्तान रोड है, सब्जाजार है, खारक नाला है, और मुल्तान रोड पर ही एक पीको रोड है। ऐसे ही है। मेरा ख्याल है शाहदरा भी गरीबों का इलाका है, वो बन रहा है। शाहदरा में बन रहा है, वो तो खैर मेन हाईवे के ऊपर बन रहा है। चले हमारे तो छोटे छोटे काम है जो सालों से बंद है। भाई फिर हमारा अच्छा, मजे की बात यह है कि ये इसको जब भी मैं पॉइंट आउट करता हूँ, साई साहब इसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मैं रोज गमज़दा होता हूँ, मेरी गाड़ी को झटके लगते हैं। मैं आपके पॉइंट से एग्री करती हूं। जब रोजाना आपकी गुजरगाह वो है, आपको ट्रैफिक का सामना भी रहेगा। बच्चों को स्कूल से लेकर जा रहा था, बच्चों को स्कूल से लेकर जा रहा था, उसकी गाड़ी का एक्सल टूट गया। मुझे बताएं, बिल्कुल रोड के ऊपर। और अभी जब के रोड बन रहा है, उसके फुटपाथ बनने हैं, उस पर कब्जा होना शुरू हो गया है। किसी को नजर नहीं आता कि भाई ये कब्जे शुरू हो गए हैं, ये कब्जे, आप फुटपाथ चलने के लिए नहीं रहेगा, गाड़ियों का वही प्रॉब्लम होएगा, कोई इस तरफ आता नहीं है। ये भी वाली रोड जो है, आपको भी पता है वहाँ काम नहीं हो। ये भी चेक करने हो सकता है किसी भाई आपके ने स्टे, ये बड़ा अच्छा है, किसी आपके भाई ने स्टे लिया तो स्टे उड़ा दे यार, खबर तो चलाई। ये बड़ा अच्छा है मंसूबा है। और डिफेंस वालों के लिए जो लोग अमीर हैं, उनके पास गाड़ियाँ भी बड़ी हैं, तो उनकी गाड़ियों को जहाँ भी कोई मंसूबा बन रहा है वो सब के लिए। आमिर भाई अब आप इतने पर्सनल ना हो, आप छोड़ दें। नहीं, ये देखें जितने, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा काम है यार। ओवरहेड, अब देखें ट्रैफिक का मसला तो हल होगा। ये देखें ना, ओवरहेड हो, अंडरपासेस बने, सिग्नल फ्री बने, ये सारे पब्लिक के लिए है ना। ये आमिर भाई को ये अजीब सी मंतक है। मैं उनकी पॉइंट से एग्री करती हूं। गरीबों सही साहब, जहां से आपने हर रोज गुजरना है, इनको पूछे, ये आमिर भाई नहीं गुजरते, हजारों लोग गुजरते हैं। ये ऐसे गरीब हैं जिनका एक अच्छी सोसाइटी में घर है, करोला गाड़ी इनके पास है, मियाँ बीवी ये जॉब करते हैं। सुन ले ना, मियाँ बीवी ये जॉब करते हैं, महीने 10-15 लाख रुपया कमाने। आजकल तो जहीद दिन आ लो यूट्यूब पे बह के भी तबसरा करने तो पैसे वखरे आ रहे होंगे। अभी ये गरीब हैं, तो इसका मतलब है इनकी नज़र में कम से कम 1 करोड़ जो बंदे की इनकम है मानना, वो अमीर आदमी है। आमिर भाई माफ़ी दे दे, खुदा का खौफ है, वो भी बन जाएगा। जो काम हो रहे हैं, जो काम नज़र में सही अमीर आदमी है,
अल्लाह करे ये इसने सही कहा। अब ये दोनों एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मैं तो उसको सीएम साहब हमें मुतहरक नजर आते हैं, चाहे वो ये बड़ा अच्छी बात है। मैंने पहले कहा कि इतना फ्यूल बचेगा यहाँ पे, दाता साहब के साथ यहाँ जो हमारा एनवायरनमेंट इधर से भी बचेगा, तो अगर उधर बन जाए तो उधर से भी बचेगा। देखिए 2 जगह, मैं तो ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि 2 जगह से फ्यूल बच सकता है, 2 जगह से फ्यूल बच सकता है। आप सिर्फ एक जगह पे ही टाइमिंग बचे, आपका वक्त बचेगा। आप जब सिग्नल फ्री आपके बनेंगे तो आपके एक्सीडेंट कम होंगे। बड़ा अच्छा है, पीको रोड बन रहा है तो ट्रैफिक की वायलेशन कम होगी, शहरियों को सहूलियात तो है ना। तो आप हर वक्त खाड़क नाला, पहले आप जब भी आप दोनों बैठे ना, पहले 5 मिनट आप खाड़क नाले पे बोलिए करें, उसके बाद अल्लाह करे हमारी सुनवाई हो जाए। मतलब हम कुछ चले ये तो इस बात जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही आप छोड़ साहब इस बात की तईद कर साहिब साहब नहीं, ये मेरा ये आमिर भाई का मसला नहीं। 7 माह हो गए ना, नहीं सुनवाई हुई तो आप बस कर दें। साहिब साहब आप कभी वहाँ से हर रोज गुजरे तो शायद आपका बात का आगाज 2 टाइम पे गुजरे। अच्छा अमर भाई 2 टाइम पे गुजरे। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, अमर भाई 3 टाइम भी जाते हैं। एक दिन मैंने खुद देखा, मैंने इनके तरले किए, अमर भाई आपके कपड़े साफ हैं, सीएम साहब ने आना था। अमर भाई ने कहा नहीं तुम्हें नहीं पता, अमर भाई यहाँ से गए हैं 4 लीटर तेल जाते हुए, 4 लीटर वापसी पे, सिर्फ कपड़े चेंज करके हैं। ये इस तरह के गरीब हैं, ऐसे ड्रामे करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमें पता है कि ये क्या करते हैं। खैर ये तो चलेंगे लाइटर नोट पे बातें थी। ये दोनों मंसूबे और शहर में जितने भी मंसूबे हैं, मकसद सिर्फ इनका यही है, जैसे कि आमिर भाई ने कहा कि एक तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, ट्रैफिक मसाइल काफ़ी हद तक हल होंगे, पेट्रोल का इस्तेमाल जितना कम होगा हमारी आवाम पे ही उतना अल्टीमेटली बोझ कम होगा। सो उम्मीद करते हैं कि ये मंसूबे खुश उसलूबी से और अपने टाइम पर अंजाम को पहुँचे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाती है कल के मैच के हवाले से। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। लाहौरियों का जश्न, और लाहौरियों तो वैसे जश्न के लिए तैयार रहते हैं। आमिर भाई अपने तबसरे आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर मैच के हवाले से कर भी रहे हैं। सो प्रेडिक्शंस फिर आपकी सही गई हैं? हाँ, प्रेडिक्शन सही रही, क्योंकि बांग्लादेश कोई ऐसी टीम नहीं थी, क्योंकि एक शहर हमारा अपना है। अब पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है अब। और कज़ाफ़ी स्टेडियम की मैं कल भी ये बात कर रहा था कि ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन 5 मुल्कों की जितनी पिचेस हैं पाकिस्तान समेत सबसे तेज़ पिच जो होती है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम। कल तो वो लो बाउंस और जिस पे बाबर आजम आउट हुआ है, उसमें नहीं लो बाउंस तो पिच शायद उन्होंने सही तरह से रोल नहीं की होगी या प्रिपेयर नहीं की होगी, वो एक अलग मामला है। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम में हवा का एंगल जो है FC कॉलेज एंड से वो हमेशा परेशान करता है। यहाँ पे लेफ्ट आर्म जो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, वो बहुत कामयाब रहते हैं। तो कल हमने देखा कि कल बड़ा अच्छा शाहीन ने आगाज़ किया, फिर नसीम थे, फिर हारिस थे, 4 विकेटें ले गए। नसीम इंजर्ड भी कुछ हुए, इसके बावजूद 3 विकेटें ले गए। तो कल अच्छा था। फ़हीम अशरफ को लाया गया था नवाज की जगह पे। बाबर आजम से लोग सिर्फ आयशा नाराज है, शायद शर्त लगाई हुई किसी ने, बाबर आजम 50 करेगा। बहुत सारे लोग बाय द वे ये करते हैं। दुनिया में जितने बैट्समैन आए हैं, सर गैरी सोबर से लेके डॉन ब्रैडमैन तक चले जाएं, और हनीफ मोहम्मद से लेके जुवेद मिर्जा तक आ जाएं, ब्रायन लारा से लेकर तेंदुलकर तक आ जाएं, कोहली तक, सब ऐसे कोई ऐसा नहीं है जो आउट ना हो सकता। खेल है ना, खेल है। एक बॉल चाहिए होती है। सुनील गावस्कर से मैं कल भी ये जिक्र कर रहा था कि मैं इंटरव्यू कर रहा था यहीं पे लाहौर के अंदर, इसी के अंदर, तो मैंने उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा तो बैट्समैन की फतह नहीं होती कभी, फतह बॉलर की होती है। मैं 365 रन भी बना दूंगा। उन्होंने हवाला दिया 365 विकेट बनाए थे हनीफ मोहम्मद ने। आखिरकार मुझे आउट होना है, बॉलर की एक बॉल से मैं आउट हो सकता हूँ। ये बॉल पहला भी हो सकता है और 365 रन के बाद भी हो सकता है। सही कह रहे हैं। लेकिन आउट मैंने होना नहीं। तो बाबर आजम के इतने रिकॉर्ड्स हैं कि क्या आयशा, बाबर आजम ने कोई 10-12 रिकॉर्ड अभी ये खालिया तोड़ दिए कोहली के ना। इसके बावजूद आयशा समेत वो लोग जिन्होंने बेचारी थोड़ी सी आप भी टॉप है कि इंडिया के, अच्छा आप इनडायरेक्ट उनको पागल कह रही हैं ना। हर पाकिस्तानी की बड़ी गलत बात है, हर पाकिस्तानी के दिल का ये मसला है। ये गलत बात है। आप उसको सेंटी कह दिया आपने, ये बड़ी ज्यादती है। सेंटी वैसे होता क्या है? सेंटीमेंटल। हाँ बेचारी जज्बाती, मेंटली अपसेट थोड़ा सा। नहीं, लोग जज्बाती हैं। कल जब हम फ़ोन कॉल्स ले रहे थे तो उसमें भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जज्बात का इजहार भी किया। बाबर के मुतल्लिक भी, रिजवान के मुतल्लिक भी अच्छे अल्फाज में किया। और मैं समझता हूँ बाबर नंबर 1 इस वक्त प्लेयर है दुनिया में, क्रिकेट में, वनडे में इससे बड़ा प्लेयर नहीं है। देखें जब मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, अभी ये स्टेडियम या ग्राउंड में जाते रहते हैं,
बात ये है कि सारे प्लेयर्स ने हर मैच में परफॉर्म नहीं करना होता। कई दफ़ा होता है कि आपका कोई ऐसा प्लेयर चल जाता है जिससे आपको तवक्को ही नहीं होती। ये आपके टॉप परफॉर्मर हैं, आपके 80% मैचेस में यही स्कोर करते हैं, आपको नज़र आता है। हमेशा आपको बाबर स्कोर करता नज़र आता है, रिजवान स्कोर करता नज़र आता है, इसीलिए आपको तवक्कुआत उनसे लग जाती हैं, उन्हीं से आप जुड़ जाते हैं। फिर जब वो आउट होता है तो आपको लगता है कि पता नहीं ये बाबर जानबूझ के कल इमाम का दिन था, कल रिजवान का दिन था। आप देखें उसकी बॉल जो है वो लो बाउंस रही है और वो एकदम नीचे हुई है और वो आउट हो गया। हो सकता है थोड़ी मेरिट पे बॉल आती तो वो पूरा 50 कर जाता। और आयशा आने वाला मैच जो 10 तारीख को होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का, बता दें कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी बाबर? बारिश की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। जो जय शाह है एशिया क्रिकेट काउंसिल का मुतसब तरीन आदमी, जिसको एशियन क्रिकेट काउंसिल में एज एन प्रेसिडेंट रखा है, उसने ये हम्बल टोटा में मैच मुंतकिल करने के ठीक 8 घंटे के बाद उसको दोबारा कोलंबो में कर दिया और कोलंबो में उस दिन 60% बारिश है। लेकिन खुशखबरी लोगों के लिए और आयशा के लिए ये भी है कि इसका अल्टरनेट डे भी रखा गया है। ये अच्छी और मजे की बात है कि इतवार को 10 सितंबर को भी 60% चांसेस हैं और 11 सितंबर मंडे को भी, जो कि अल्टरनेट डे है इस मैच का, उसमें भी बारिश है। ये जेशा ने जानबूझकर किया है क्योंकि पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का मुकम्मल नहीं हुआ। वो चाहते नहीं हैं, डरते हैं, डरपोक हैं पाकिस्तान के सामने आने से, शहनशाह का सामना करने से, हारिस का, नसीम का, बाबर का, रिजवान का, फखर का, ये सामना करने से डरते हैं। मेरी जान छुड़ा दें, मेरी जान छुड़ा दें। मुसलसल एक सवाल पूछिए, बाबर चले गए। ये खाना हार गई है, ये देखे ना, ये खाना हार गई। बाबर चलेगा, कल मैंने देखा चलता हुआ बाहर जा रहा था और इसको भी कोई चला के इससे पिछले मैच में तो उसने स्कोर किया है, उस पर देख लें। इससे पहले बाबर ही चल रहा है और कौन चल रहा है यहाँ? बाबर के अलावा कौन चल रहा है? ये जज्बात बहुत सारे पाकिस्तानियों का, बहुत सारे क्रिकेट लवर्स के हैं जो मेरे ख्याल से इस वक्त आयशा और बाबर के आलम दोबारा नहीं बात सुनिए ना, ये बातें करनी आसान होती हैं जब बंदा ग्राउंड में होता है ना, वो और तरह परफॉर्म कर रहा होता है। जब ऊपर बैठ के बातें करनी होती है ना, वो बड़ी आसान होती है। वो देखे 30-35 हज़ार बंदा वो देख रहा है, कोई क्लैपिंग कर रहा है, कोई आपको किस तरफ है, बहुत सारी चीजें, माहौल, पिच, प्रेशर, फिर उससे ये देखें ना, ये देखें, ये बार बार ना कह रही है जी, आयशा कह रही है कि उसने स्कोर नहीं किया। हो सकता है बाकी चैनल्स पे भी इस तरह खबरें चलें तो वो बाबर पे इस बात का प्रेशर आएगा कि यार मैं एक इनिंग्स में स्कोर ना करूं तो मैं हीरो से जीरो बन जाऊं। अब आप आयशा को इंडियन एजेंट ना करार दे देना कि ये डरा रही है बाबर। आमिर भाई मजे आपके हैं, शर्त आप जीते हैं उससे, तो हम मजे हमारे किस बात के? आपने ऐसे ही एजेंट खुद बना रहे हैं उसको। खैर ये अब हम बाद में डिस्कशन करते हैं और आयशा आपकी बातों का जवाब दे देगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है? पेट्रोलिंग करने वाली डॉल्फिन फोर्स खुद मुश्किलात का शिकार है। आईजी डॉल्फिन फोर्स के अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। वो सुबह सुबह आते हुए मैं अक्सर कहती थी कि डॉल्फिन अपनी बाइक पे फराटे भरती नजर आती है, आजकल कम है। साहिब साहब क्या बाइक खराब हो गई? हाँ ना, ये तकरीबन 2016 में शुरू हुआ, 500 बाइक्स थी। फिर अमर भाई ने शुरू हो जाना, वो हमारे एक बुजुर्ग, इसके अलावा जो इस वक्त पेट्रोलिंग कर रही है उसमें भी मकसद तो फिर फौत हो गया, उसमें भी 30% की जो हालत है वो ख़राब है। तो इनके स्पेयर पार्ट्स भी बैरून मुल्क से आते हैं। तब ये खरीदी गई थी 16 से 18 लाख के करीब। अब इनकी कीमत मार्केट में है तकरीबन 50 लाख के करीब। अब अगर नई बाइक खरीदी जाए तो अब सोचा ये जा रहा है कि चूँकि हमारे जो माहौल है, हमारे जो रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कोई वारदात यहाँ पे कर रहा है तो वो 1 to 5 पे मैक्सिमम 71 to 5 पे हो रही हैं। तो ये सोचा ये जा रहा है कि इस पर 250 cc बाइक्स ली जाएँ और लोकल ली जाएँ। चूँकि अगर कोई इनकी बाइक पंचर भी होती है तो उसकी भी हेड ऑफिस में एक इनकी मखसूस वर्कशॉप है जहाँ पे जाके उसका पंचर लगता है, या ठीक होनी है तो उसके लिए तो कई दिन चाहिए ना। 800 बाइक्स जो थी वो ऑन रोड होती थी, तो आप देखें उनमें से 200 भी नहीं रही। तो जो एहलकार भर्ती किए थे वो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो फिर जाहिर है हेड ऑफिस बैठे हैं तो उनका तो कोई कसूर नहीं ना जी। ये तो जो बाइक खरीदने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये तो उनका काम है ना। ये CCP लाहौर का काम है, DIG ऑप्स का काम है, SP डॉल्फिन का काम है। ये गैर जरूरी है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? यही तो आपको बता रहा हूँ। इससे अगली बात भी है, आपको पीरू की गाड़ियाँ में नजर आती थी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको पता है उसमें से 105 गाड़ियाँ थी, 30 उनमें से ख़राब हैं। इसलिए IG ने कहा कि आप सारा अपना मुद्दा लेके आए, इस पर सोचते हैं कि इसको डॉल्फिन को किस तरह बेहतर बनाना है ताकि लोकल बाइक्स खरीदी जाएँ 250 cc, वो शहर में पेट्रोलिंग करें। अगर कोई ख़राब हो तो चंद हज़ार में वो ठीक हो जाती हैं।
इस पे आपके लाखों रुपए लगते हैं एक एक बाइक को सिर्फ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस पे। तो बजाय इस बात कि आप बैरून मुल्क से चीज़ें मंगवाएं, यहाँ पे होंगी, आपकी चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी, इनकी लाइफ ज़्यादा होगी जब मेंटेनेंस बर वक्त होगी। तो इसके साथ साथ फिर आपका जो क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस वाले कुछ करें ना करें, इनकी जो वहाँ पे मौजूदगी है उससे डेटरेंस तो होती है। चोर डाकू उस तरह आके वारदात नहीं करते। तो जहाँ पे ये 400 टीमें थी, बहुत स्टार्ट में आया था 2016-17 उसके बाद से लोगों का यही तो बता रहा हूँ कि 2016-17 में 400 टीमें थी, अब वो तकरीबन 200-250 रह गई हैं। और ये सारा दिन जो पहले आपको सड़कों पे नज़र आते थे अब वो दफातर में नज़र आते हैं। अब वैसे भी जब बंदा पुराना हो जाता है, काम चोर हो जाता है, आप अक्सर इनको देखते हैं ये दरख्तों के नीचे खड़े नज़र आते हैं, किसी दफ्तर में बैठे नज़र आते हैं। तो इनको भी अपना काम करना चाहिए। लेकिन जो आला अफसरान हैं, जो जिन्होंने बाइक्स खरीद के देनी है, उनको मेंटेनेंस रखना है, ये उनका भी काम है। कि बनाने वालों, डॉल्फिन बनाने वालों ने किया कि बाहर से बाइक्स खरीदी। देखिए उस वक्त पाकिस्तान में 250 सीसी मौजूद थी। अच्छा, दूसरा मैं ना एक दफ़ा लंदन की एक बस के ऊपर था, तो ड्राइवर इंडियन था, तो उसके साथ ऐसे गपशप में खड़े होकर करना शुरू हो गया। तो मैंने उसको कहा, ये इसको ओवर स्पीड क्यों नहीं करते तुम अगर पहुंचना है जल्दी? कहते हैं जिसके अंदर सिस्टम है कि इसको हम 60 की स्पीड से ऊपर लेके नहीं जा सकते। अच्छा। ये बस को दौड़ा नहीं सकते हैं आप रोड के ऊपर। तो उन्होंने एक फिक्स कर दिया है। अच्छा, उस वक्त बाद में आके मैंने इस पर एक कॉलम भी लिखा कि ये चोर डाकू जो है 125 लेते हैं, पुलिस उसको पकड़नी पड़ती है, पाती है तो भाग जाते हैं। अच्छा, क्यों नहीं हम कंपनी से कहते हैं कि 70 सीसी जो है 60 से ऊपर ना जाए और 125 जो है 80 से ऊपर ना जाए? सही। क्यों उसको 110 पे भगाना है या 120 पे भगाना है? ठीक है, ये अगर इसको फिक्स करा दिया जाए, इसकी स्पीड भी उससे ऊपर ना जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी वारदातें ये कंट्रोल भी, उसकी स्पीड को लिमिटेड कराए ना, 80 पे कराएं। और बड़ी अच्छी, मैं साहिब साहब ने अभी ये बात जो बताई कि डॉक्टर उस्मान इस बात पे गौर करें कि लोकल हो, जिसका माई बाप भी इधर ही हो, जिसका टायर और जिसकी मेंटेनेंस के लिए उस वक्त भी ये बाहर से नहीं आनी चाहिए। आपने मॉडल बाहर से ले लिया, आप गाड़ियां क्यों बाहर से लेते हैं? तो आप सोच आपने 11 22 बनाई, तो आप गाड़ियां बाहर से क्यों ले रहे हैं भाई? उसी तरह की गाड़ी यहाँ बनाने की कोशिश करें। चले 100% नहीं तो 80% काम। लेकिन अब भी अगर हमारे भाई इस पे ये हो जाए कि ये अब भी नीलाम हो, तो हो सकता है 20 लाख 30 लाख की हो जाए, तो एक एक बाइक से आपकी लोकल 10-10 बाइक आ जाएंगी। तो आपका पेट्रोलिंग का अमल बड़ा इजी है। मतलब ये कोई ऐसा कोई काम नहीं है। तो आप फंस गए ना, आप तुर्की से लेंगे जब भी लेंगे। इसी तरह आपकी जो मेट्रो बसेस हैं, ये आप यहाँ बनाने की कोशिश करें ना। आपके पास इतने इतने ज़बरदस्त कारखाने, इंजीनियर्स हैं जो बसें बनाते हैं, संभल करते हैं, गाड़ियाँ बनती हैं। तो ये बसें बनाना कौन सा मुश्किल आप है? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आमिर भाई, आपको पता है कि ये सब कुछ क्यों किया जाता है? खैर, वो एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। किक बैक्स के लिए किया। हाँ, अहम खबर यहाँ पे ये है जिस पर गौर करना ज़रूरी है। मैं साई साहब से भी पूछूंगी और आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। लोग बहुत परेशान हैं। 444 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं एक दिन में। साई साहब, हम क्राइम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। नहीं, ये आईजी साहब का काम है। ये आईजी साहब, ये सीसीपी लाहौर का काम है। ये लाहौर शहर में आईजी का काम है पॉलिसी मेकिंग। आईजी का काम है वेलफेयर करना। आईजी का काम है इनको सपोर्ट करना। आईजी साहब रिपोर्ट ये देखें ना, सुन, यही बताने लगा। छोटा मेरे सवाल का जवाब दे दे, मेरी बात खत्म हो जाएगी। मेरी बात खत्म हो जानी बात इसी पे। जी। मुझे बताओ, आईजी का ग्रेड क्या है? ग्रेड 21 है। सीसीपी का 21 कैसा है? कौन जवाब पूछेगा? सही क्या आपने सुन लेना। देखिए, 21 का ग्रेड का 21 के ग्रेड से क्या पूछेगा? वज़ीर आला पूछ लेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारी। नहीं, छोड़ दे, वज़ीर आला पूछेंगे, नहीं पूछेंगे इसका मतलब है वज़ीर आला फिर पूछे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल। सीसीपी 20वें ग्रेड पे होना चाहिए, आईजी 21वें ग्रेड पे होना चाहिए। अगर सीसीपी 21वें पे है तो 22। मैं मेजर रिपोर्ट्स हैं, आपका सीसीपी सुनता नहीं आईजी की। आप कह रही हो उससे पूछेगा 21वें ग्रेड वाला 21वें ग्रेड वाले से क्या पूछेगा? सही कह रहे हैं। अच्छा, चलें भैया, तो अगली बात 21 में अब आप बात कर ले, मुझे मेरा मसला हल हो गया। दोनों 21वें में है, लेकिन होता यही है कि आपके कुछ आरपीओज और सीसीपी लाहौर जो हैं, ये 21वें ग्रेड की सीट है। जो आईजी पंजाब लगता है, मोस्टली है सीट वो 22वें की। लेकिन मोस्टली जो सीनियर्स लोग होते हैं उनको ग्रेड 21 के हों, वो पोस्टिंग के बाद साल बाद जब 22वां मिल जाता है। ये चीज़ एक बिल्कुल सेपरेट है। मसला ये है कि आईजी का काम है आपको सुपरविजन आपकी करना, आपको फैसिलिटेट करना। आपकी किसी जगह पे असले की ज़रूरत है, असला ख़रीद के देना। हम अक्सर खबरें देते हैं कि फ़लाँ जगह पे एहतजाज चल रहा है 2-4 दिनों के लिए, तो वो आईजी पंजाब ने उनको आंसू गैस गन्स फ्राहम किए हैं, शेल्स फ्राहम किए हैं, आपको कुमक फ्राहम की है जितनी आपको चाहिए होती है। यहाँ पे आपके लिए आईजी वेलफेयर के
करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारे ना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। नहीं, हमारे नहीं, उन्हीं की तनख्वाहों से। पुलिस कहाँ से कमाती है? पुलिस उन्हीं की तनख्वाहों से। तनख्वाहें कहाँ से? अच्छा सुन लेना जी, छोड़ दे यार। अब लाहौर पुलिस को ये काम करना चाहिए, CCP लाहौर का ये काम है, इस पे वो फोकस करें कि दिन ब दिन कभी 444 हैं, कभी 500 हैं, कभी 380 हैं, इन वारदातों पे फोकस करें, ना कि रोज़ाना आप हमें सिर्फ ये बताएं कि मैंने फ़लाँ थाने का विज़िट कर लिया, फ़लाँ जगह पे गया, फ़लाँ को गालियाँ दे दी, फ़लाँ के साथ हज़ारे नाराज़गी कर दिया, फ़लाँ को मुअत्तल कर दिया। ये CCP शायद जड़ थोड़ी है भाई, गालियाँ निकाल। उनको वीलॉग्स बनाने दें, CCP अपना काम करें। कमियाना साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जराइम क्राइम में कमी करें। ये डोल्फन पीरू अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि उनके पास आपको एक और बात बताऊं, ये कहते हैं कि जो क्राइम बढ़ा है, मैंने एक दिन CM साहब के साथ डिस्कस हो रहा था तो उन्होंने कहा जी फ्री रजिस्ट्रेशन FIR है, तो मैंने डाटा निकलवाया जो डकैती की 15 की कॉल्स है ना, उस पर सिर्फ मैक्सिमम जो गया है पिछले 6 माह के दौरान 16% पे गया है, नहीं तो 9%, 10%, यानी 100 कॉल आई है तो उसमें 9, 10 या 12 पर्चे हो रहे हैं लाहौर में। तो एक तरफ ये कहते हैं कि हम जो भी 15 की कॉल आ रही है, वारदातें बहुत ज्यादा हो गई भाई, जगह जगह लोग लुट रहे हैं, स्नैचिंग बहुत हो रही है। अब तो गरीब आदमी भी लुट रहा है। मैं आपको बताऊं, किसी पास छोटा सा मोबाइल भी है ना, वो भी छीन लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप तो आप ये कहें ना कि किसी जो पकड़ते हैं, अब एक इनका अपना गाड़ी ना मोटरसाइकिल, क्या आप क्या लेंगे इंसाफ? इनके अपना बंदा पकड़ा गया है जो अफगानिस्तान से मंगवा के मंशियात इंडिया भेजता ड्रोन के जरिए, अरबों रुपए की स्मगलिंग की गई है, करोड़ों रुपए की रिश्वत, खुद ही ये कहते हैं, हम नहीं कह रहे। तो साई साहब फिर अवाम के अंदर किस तरह एहसास? ये मैं नहीं कह रहा, अवाम को तो पहले ये नहीं कि अपने अफसर कहते हैं कि भाई मैंने अपनी कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा। मेरे सामने एक बंदे ने कहा कि लाहौर पुलिस में ऐसे बंदे मौजूद हैं जो शूटर्स के फैसिलिटेटर हैं, तो जब आपको पता है तो उनको शूट क्यों नहीं करते? आप क्यों लोगों को मरवा रहे हैं? तो इन चीज़ों पे किसने फोकस करना है, मैंने या अमर भाई ने? नहीं, अब जो आपने सिचुएशन बता दी उसके बाद तो हम किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। किससे मांग सकते हैं इंसाफ? वही ना, हम किससे इंसाफ मांगे और ना किससे रिक्वेस्ट करें कि हालात को बेहतर करें। अल्लाह ताला ही रहम करे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ब्रेक और हेडलाइंस फिर आपको हम शो में ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज के दिन की मुनासबत से चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से सानह करबला तारीख़ इस्लाम का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम बाब है और बिलाशुबा एक अलमनाक बाब है। इसमें हक़ और बातिल की जंग में आपके सामने हक़ हमेशा के लिए कायम रह गया और रहती दुनिया तक एक पैगाम जो है वो हमारे पास छोड़ गया। अब आज के दिन की मुनासबत से हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस ये करेंगे कि हुसैनी तहरीक में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक अहम मकाम तो है, लेकिन इसका असल में मकसद क्या है। उस तकरीबात का तीसरा रोज़ है और दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के हवाले से शहर भर में जहाँ पर मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, वहीं मरकज़ी जुलूस भी अपने रिवायती रास्तों की जानिब रवां दवां हैं। प्रोग्राम के हिस्से में जी हमें ज्वाइन किया मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के हवाले से। सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन है। इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को 40 दिन गुज़र गए और तारीख़ी एतबार से जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को 40 दिन गुज़र गए तो सबसे पहले जो क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आए वो मदीना से सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए थे और वो चेहलम का दिन था जब आप करबला पहुँचे थे। आपके साथ बनी हाशिम के भी कुछ अफराद मौजूद थे और उस वक़्त आपकी बीनाई नहीं थी। आपके साथ ग़ुलाम थे जनाब अतिया, वो आपको सहारा लेकर आए। तो जनाब जाबिर ने फ़ुरात के किनारे गुस्ल किया और फिर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए ज़ियारत के लिए गए और उसमें आपने 3 दफ़ा ने मुखातिब किया या हुसैन कह के, फिर कहा अहबीबुन ला युजीबु हबीबा, क्या बचपन का दोस्त अपने बचपन के दोस्त को जवाब नहीं देगा? फिर ख़ुद ही कहते हैं कि अन्ना लका बिल जवाब, कि जाबिर आपको ये जवाब कैसे दें, इसलिए कि इनके सर और तन को जुदा कर दिया गया, अभी तो इनका सर वापस आया ही नहीं। फिर आपने वहाँ राज व नियाज किए और वह चेहलम का दिन था और फिर वही दिन चेहलम का जिसने जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला तशरीफ़ लाए। जब काफ़िला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो शाम में असीर था उन्हें जब रिहा किया गया तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, वो भी चेहलम के दिन ही करबला में पहुँचे थे।
तो इसलिए जो चहलुम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ये हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि जो इमाम अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जिस मकसद के लिए शहादत थी, जो इमाम अलैहिस्सलाम के साथ एक ताल्लुक़ था, वो मजबूत करने के लिए इस दिन हम गोया तजदीद अहद इमाम अलैहिस्सलाम के साथ करते हैं। चूँकि जब वाक़या करबला हो गया, अब देखिए उसके बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात को ज़िंदा रखने के लिए दो अहम काम किए। एक आपने ये काम किया कि कूफा और शाम में आपने खुतबात इरशाद फरमाए और वहाँ लोगों को जो करबला के पीछे असल मुहर्रिकात थे, जो असबाब थे, लोगों को उससे आगाह फरमाया, अपने ख़ानदान का तारुफ भी बयान फरमाया। और दूसरी जो एक अहम हमें चीज़ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की नज़र आती है, अब देखिए अगर कोई खातून एक जगह पर अपने ख़ानदान के 18 अफराद को कत्ल होते देखे, शायद वो दोबारा उस इलाके से या उस जगह से गुजरना पसंद नहीं करती, मगर जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रिहा हुई और आप एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे मदीना और करबला इराक का रास्ता अलग हो रहा था, तो आपने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये जो हमारे साथ बशीर बिन जज़लिम जो हमें रास्ते की रहनुमाई के लिए आया है शाम से, इससे कहो हमने अभी मदीने नहीं जाना, हमने पहले करबला जाना है। पहले आप करबला पहुंची और दर हकीकत ये भी इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत से जो हमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बताया कि देखो मैं दोबारा 40 दिन बाद उसी ज़मीन पर खड़ी हूँ और गोया मैं दोबारा जालिम के खिलाफ तुम्हें ललकार रही हूँ, कि इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये जुल्म देखो और जालिम के खिलाफ खामोश होकर बैठ जाओ, बल्कि मैं तुम्हें हौसला देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें इस्तिकामत देना चाहती हूँ और मैं तुम्हें वो ताकत देना चाहती हूँ कि जिसके ज़रिए तुम जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सको और जालिम के खिलाफ मैदान अमल में आ सको। इसलिए आप दोबारा करबला पहुँची और आपने वही यजीद को बताया कि जिस करबला को तुमने हमारे लिए मक्तल बना दिया था, हम 40 दिन बाद उसी करबला में खड़े हैं, हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। जिस मकसद की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बानी दे रहे थे, आज भी हम उस मकसद को जिंदा रखे हुए हैं। और वो मकसद क्या था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकले थे, आपने फरमाया था इन्नी लम्मा खुरुज अशरा वला बतना वला मुफसिदा वला ज़ालिमा, कि मैं शरंगेज़ी के लिए नहीं निकल रहा, मैं फसाद के लिए नहीं निकल रहा, मुझे जाहो हश्म इक़्तिदार नहीं चाहिए। इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकलना चाहता हूँ। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफी व अनहा अनिल मुनकरी, मैं चाहता हूँ अच्छाई का हुक्म दिया जाना चाहिए, बुराई से रोका देना जाना चाहिए। वो असीरा बिसीरती जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, कि लोग ये ना समझे मैं किसी नए तरीके पे चलूँगा, मैं अपने नाना रसूल खुदा की सीरत पे चलूँगा और अपने बाबा अली मुर्तज़ा की सीरत पे चलूँगा। सुभान अल्लाह। मुझे ये बता दीजिएगा, ये वाक़या करबला जो है बिलाशुबा हक़ का एक बहुत बड़ी हक़ मिसाल है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी कि किस तरह जीत हक़ की हुई। हमें इस तमाम वाक़े से मैसेज क्या मिलता है, वो स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप चाहें कि आज के दिन ज़रूर अपने देखने वालों के साथ जो है वो शेयर करना चाहिए? अब देखिए, जो सबसे पहले एक अहम, हम अगर वाक़या करबला में देखें, एक तरफ लश्कर यजीदी है, एक तरफ लश्कर हुसैनी है। अब उसमें पहला सबक हमें ये मिलता है कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में अमन नज़र आ रहा था कि जो भी काफिला हुसैनी में होता है वो अमन पसंद होता है। पहला तीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर से नहीं चला था, बल्कि पहला तीर लश्कर यजीद की तरफ से चला था। और इमाम अलैहिस्सलाम शब आशूर भी ये कह रहे थे कि हम बैठकर इस मामले का कोई हल निकालते हैं, लेकिन जब वहां से उमर इब्न साद ने पहला तीर चला के सारी अमन की कोशिशों को खत्म कर दिया। हमें पहला सबक ये मिलता है कि अगर आप काफिला हुसैनी में है तो आप अमन पसंद होंगे। और दूसरा हमें जो एक अहम सबक मिलता है कि अगर आप किसी को अपना रहबर, अपना लीडर, अपना कायद बना रहे हैं तो आप बगौर जायजा लें आप किसके पीछे चल रहे हैं। अगर तो आप यजीद जैसे के पीछे होंगे, वो आपकी दुनिया भी तबाह कर देगा, आखिरत भी बर्बाद कर देगा। और फिर आप दुनियावी मनसब की खातिर हक के मुकाबले पर ना आए। उमर इब्न साद जो काफिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में यजीद के लश्कर का सिपाही सालार था, फौज का सालार था, वो क्यों आ रहा था? वो बार बार सोच रहा था, एक तरफ जन्नत का सरदार नवासे रसूल है, मगर दूसरी दफा वो क्यों ये ओहदा कबूल कर रहा था? उसे लालच दिया गया, तुम्हें रय का गवर्नर बनाया जाएगा। वो उस गवर्नरशिप के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आ गया। कहीं ऐसे ना हो कि दुनिया की हमें छोटी छोटी ख्वाहिशें जो हैं वो हक से दूर कर दे और हम दुनिया के बदले में अपनी आखिरत को बेच दें। बेशक, सुभान अल्लाह। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें राह रास्त पर लेके चलते, इनको अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक जो है वो संवर जाएगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। ज़िंदगी के किसी भी मैदान में आपको कोई मुश्किल हो, आपको कोई परेशानी हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप वाक़े करबला को याद कर लें। मेरे ख्याल से लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सबक ही मिलेगा। हम देखते हैं अभी अगर आज के दौर से रिलेट करें, लोगों में सब्र नहीं है, लोगों में परेशानी है, लोग जल्दबाज हैं, लोगों को समझ नहीं आती कि वो किस तरह से अपने मामलात निपटाएं, हौसला कहाँ से लेकर आएँ, हिम्मत कहाँ से लेकर आएँ। सो ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं रिलेट करनी चाहिए उन वाक़यात से जिनसे हम बहुत अच्छा सबक ले सकते हैं। तो लामा साहब से मैं जानूँगी कि सब्र की एक आला मिसाल यहाँ से मिलती है, बहादुरी की एक आला मिसाल, इस्तकामत की एक आला मिसाल। सो मैं चाहूँगी इन पर रोशनी भी डालिए। अब देखिए, हर इंसान जो कुछ हासिल करना चाहता है करबला से, वो उस जाविया से करबला को देखता है और कुछ ना कुछ करबला से हासिल करता है। और यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा, हर इंसान की बात कर रहा हूँ। मसलन अभी चेहलुम का मौका है, आज हमारे पाकिस्तान में चेहलुम का दिन है, इराक करबला में कल चेहलुम का दिन गुजरा है। और चेहलुम के मौका पर वहाँ जो हिंदुस्तान के एक आज़ादी के रहनुमा थे महात्मा गांधी, उनका पड़पोता भी करबला गया हुआ है। इसी तरह अफ्रीका के जो इनकलाबी रहनुमा थे नेल्सन मंडेला, उनका पोता भी कल करबला में था। अब देखिए, यानी एक का ताल्लुक हिंदू मजहब से है, दूसरे का ताल्लुक ईसाई मजहब से है। मैं समझता हूँ कि शायद नेल्सन मंडेला के पोते, जिन्होंने सारे अफ्रीका को एक इनकलाब का दर्स दिया है, उन्होंने कुछ न कुछ करबला से सीखा है। बल्कि उनका एक जुमला भी मिलता है, कहते हैं कि जब मुझे जिंदान में डाला गया, कैद और सख्तियां की गई, तो मैं एक दफ़ा बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। फिर मैंने वाक़या करबला को याद किया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने किस तरह इस्तिकामत का मुजाहिरा किया, किस तरह हर मुसीबत परेशानी को सहा और अपने मिशन को हमेशा के लिए जिंदा और ताबिंदा कर दिया। कहते उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मैं जुल्म जबर के खिलाफ डट जाऊंगा। और देखिए, आज सारे अफ्रीका में वो क्रिश्चियन रहनुमा है, मगर उन्होंने करबला से लिया, तो आज उनकी भी जो तहरीक है सारे अफ्रीका में फैली हुई। तो इसी तरह अगर हम वो हिंदू जो रहनुमा महात्मा गांधी, वो कहते हैं कि मैंने करबला से सीखा है कि आप कैसे मजलूम रहकर भी फतह हासिल करते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आप समझे कि हमेशा मैदान में अगर आपके पास ताकत है या आपके पास हथियार है फिर आप फतह पाते हैं। नहीं, बस औकात इंसान अपनी जान कुर्बान करके भी जब मिशन जिंदा होता है, हदफ जिंदा होता है, तो इंसान फतह याब होता है। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक से एक अहम सबक हमें यह भी मिलता है, अब किसी भी तहरीक को अगर कामयाब करना चाहते हैं तो उसमें अहम अफराद की तादाद नहीं होती। हम क्वांटिटी देखते हैं, उसके साथ कितने बंदे हैं, असल अहम क्वालिटी है। अगर आपके साथ थोड़े भी अफराद हैं मगर वो आपके साथ मुखलिस हैं, बावफा हैं और आखिर वक्त तक आपका साथ निभा रहे हैं, तो आपकी तहरीक कामयाब होकर रहेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बज़ाहिर मशहूर रिवायत के मुताबिक सिर्फ 72 अफराद थे, मगर उन लोगों ने अक्सरियत पे गलबा पा लिया, इसलिए कि जो साथ थे अगरचा कम थे मगर मुखलिस थे। और इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला भी मिलता है कि मुझे अपने साथियों पे फख्र है कि मैं देखता हूँ ऐसे साथी किसी को नहीं मिले। और यहाँ तक कि ऐसे साथी होते हैं कि जो दिन के उजाले में मुश्किलात में साथ छोड़ जाते हैं, मगर इमाम अलैहिस्सलाम ने शब आशूर रात की तारीकी में चराग बुझा दिया था और आपने फरमाया था जो छोड़ के जाना चाहता है चला जाए, मगर कोई नहीं गया था। यानी साथी भी आपकी तहरीक में अहम है। और फिर करबला से में एक रिश्तों की भी पहचान होती है, जो आज के ज़माने में अगर हम देखें तो शायद अजीब मादियत का दौर है, हम वो जो रिश्ते हैं खूनी उनकी पहचान नहीं रही। करबला में हमें बताती है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि बहन का भाई से ताल्लुक कैसा होता है। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम जो आपके भतीजे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो बताते हैं कि चचा से ताल्लुक कैसा होना चाहिए। यहाँ तक कि जब 13 साल की उम्र है भतीजे की, बार बार इमाम अलैहिस्सलाम से कहते हैं मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दे। इमाम ने कहा तुम बार बार जो मुझसे मौत की इजाज़त लेते हैं, कैफ़ इंदकल मौत, जानते हो मौत कैसे होती है। अब देखिए 13 साल का जवान मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है, जिंदगी से प्यार होता है, वो अपनी शख्सियत का ख्याल रखता है, बनाव संघार करता है। मगर जनाब कासिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे कहते हैं अल मौत इंदा अहला मिनल असली, मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरी और मीठी है। यानी ये वो भतीजा अपने चचा पे कुर्बान होना चाहते हैं। वही ना कि आप ज़िंदगी के किसी भी मैदान में अगर परेशान हैं, कोई सबक लेना चाह रहे हैं, तो आप इन वाक़यात को रिलेट करें, आपको बहुत अच्छा एक सबक मिल जाएगा। आज के दिन की मुनासबत से देखने वालों के लिए पैगाम क्या होगा लामा साहब? अब देखिए, चेहलों इमाम हुसैन के हवाले से हमें इमाम अलैहिस्सलाम के साथ तजदीद अहद करना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहेंगे जिस मिशन और मकसद की खातिर
आपने अपनी जान का नजराना पेश किया, आपने अपने अहलो अयाल और अपने मालो असबाब को कुर्बान किया। हम आपसे तजदीद अहद कहते हैं कि हम उस राह में अपना सब कुछ कुर्बान करेंगे। और यही एक आखिरी जुमला मैं कहूँगा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने शहादत से पहले एक इस्तिगासा बुलंद किया था, हल मिन नासिरी यंसुरुना, कि है कोई मेरी मदद करने वाला। ये इमाम अलैहिस्सलाम ये नहीं मदद मांग रहे थे कि मेरी जान को बचा लो, अपनी ज़ात की मदद, इमाम अपनी मिशन और मकसद का मददगार मांग रहे थे कि कौन है जो मेरी मिशन का मददगार होगा। और इसलिए अब चेहरों पे अक्सर देखते हैं कि नारा बुलंद होता है, लब्बैक या हुसैन। ये लब्बैक या हुसैन सिर्फ एक नारा नहीं होता, वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अहदो पैमान होता है कि हाँ मैं आपके मिशन पे अपनी जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान करना चाहता हूँ। तो हमें जब आज लब्बैक या हुसैन कहना चाहिए, सिर्फ एक नारे की सूरत में नहीं, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम के उस मिशन के साथ अहदो पैमान करते हुए ये नारा बुलंद करना। बिलाशुबा आपने सही कहा कि ये दिन वाकई तजदीद अहद का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इसी के साथ ही हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।